नमस्कार। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड इतिहास में वैज्ञानिक क्रांति में विद्वानों का, संस्थाओं का योगदान का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने वैज्ञानिक क्रांति जो यूरोप में हुई थी उसके क्या कारण थे, वैज्ञानिक क्रांति होना क्या था आदि का अध्ययन किया था। अर्थात उस समय यूरोप के जनमानस में पौराणिक मिथकों को त्यागने एवं नवीन मिथकों, नवीन विचारों, चिंतन, तर्क और विज्ञान को महत्व देते हुए सिद्धांत को अपनाना या मानना वैज्ञानिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति लाने में बहुत से विद्वानों का योगदान माना जाता है। इनमें हम देख सकते हैं लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ये यूरोप की एक महान विभूति थे। इन्होंने पुनर्जागरण में, वैज्ञानिक क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। लियोनार्डो दा विंसी एक चित्रकार के साथ साथ वैज्ञानिक, इंजीनियर और ह्यूमन बॉडीज, मानव शास्त्र, मानव शरीर के ज्ञाता थे। उन्होंने वैज्ञानिक सत्यों को खोजने में गणित का प्रयोग किया एवं मनुष्य पर प्रयोग करने के लिए ऐसा मनुष्य जिसे मौत के घाट उतार दिया था, उन अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के शरीर को चीर फाड़ कर मानव शरीर का अध्ययन करने की जानकारी प्राप्त की थी। उन्होंने पक्षियों के उड़ने को भी गंभीरता से लिया और पक्षियों के उड़ने के कारणों का भी वैज्ञानिक तरीके से सिद्धांत प्रतिपादित किया। चित्रकार होने के नाते उनके चित्रों में वैज्ञानिकता का प्रस्फुट दिखाई देता था। लियोनार्डो दा विंसी यूरोप के पहले व्यक्ति थे जिसने आधुनिक सोच युक्त मां के गर्भ में पलने वाला भ्रूण का चित्र बनाया था और ऐसे चित्र आधुनिक सोच की ओर लोगों को बढ़ावा दे रहे थे। उस समय विंसी ने
जांचने, परखने, निरीक्षण करने पर ध्यान दिया और उन्होंने प्रकाश की गति की ध्वनि का सिद्धांत दिया और हवा की शक्ति से ऊर्जा का भी सिद्धांत दिया। और लियोनार्डो ने अपने चित्रों में हवाई छतरी, पैराशूट का भी कल्पना के रूप में उजागर किया था। इस तरह इनके अलावा निकोलस कोपरनिकस का योगदान भी हम कम नहीं मान सकते। ये मिस्र के यूनान में जो खगोल शास्त्री टॉलमी द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, टॉलमी का सिद्धांत था कि सूर्य, चंद्र, तारे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं और उस समय के ईसाई कैथोलिक चर्च ने टॉलमी के सिद्धांत को मान लिया था और इसे सत्य मानने लगे थे। लेकिन पोलैंड के वैज्ञानिक निकोलस कोपरनिकस ने टॉलमी के सिद्धांत को झूठा व अप्रमाणित बताते हुए कहा कि सूर्य हमारे ग्रह मंडल की नाभि है और पृथ्वी भी उन बहुत से ग्रहों में से एक है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अर्थात निकोलस कोपरनिकस ने टॉलमी के सिद्धांत का खंडन करते हुए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चर्च ने कोपरनिकस के सिद्धांत को शुरुआत में नहीं माना, उसकी खिल्ली उड़ाई, लेकिन समय के साथ साथ यह सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाने लगा। इस तरह जायडिन ब्रूनो, टाइको ब्राहे जैसे वैज्ञानिकों ने भी खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, ग्रह, उनके कक्ष आदि पर विस्तार से वैज्ञानिक शोध कार्य है वो पूर्ण किया था। इसके बाद हम देखते हैं जोहान्स केपलर को। जब कोपरनिकस ने अपने सिद्धांत में सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है ये सिद्धांत दिया तो इसकी सब जगह निंदा हुई, मजाक उड़ाया गया और कई व्यक्तियों को धर्मद्रोह का आरोपी भी माना गया था। जोहान्स केपलर ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया, लेकिन थोड़ा इसमें संशोधन किया और संशोधन करते हुए कहा कि उनका कक्ष वर्तुल नहीं अपितु दीर्घवर्ती होता है। बाकी कोपरनिकस का सिद्धांत है वो बिल्कुल सही है। इस तरह यूरोप में दिन प्रतिदिन कई विद्वान वैज्ञानिक
अपनी नई नई भौगोलिक खोजें, खगोल शास्त्र संबंधी जानकारी के सिद्धांत प्रतिपादित करने लगे थे। इसके बाद अगले आते हैं गैलीलियो गैलीली। ये इटली के प्रसिद्ध भौतिक शास्त्र के विद्वान थे। खगोल विज्ञान में गैलीलियो का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। गैलीलियो ने 1602 ईस्वी में एक दूरबीन बनाई थी, जिसकी सहायता से 50 मील दूर स्थित जहाजों को देखा जा सकता था। सब लोग उनके आविष्कार से आश्चर्यचकित थे और इस दूरदर्शी यंत्र से ज्योतिष शास्त्र को भी सहायता मिली। गैलीलियो अपने युग के लोकप्रिय विद्वान वैज्ञानिक थे। दूरदर्शी यंत्र की सहायता से उन्होंने अंतरिक्ष के सभी ग्रह की जांच की और निष्कर्ष पर निकले कि बृहस्पति ग्रह या कोपरनिकस और केपलर के विचार को सही माना और दर्शाया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसने बृहस्पति ग्रह तथा उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले 4 चंद्रमाओं का भी अवलोकन किया था और बताया कि चंद्रमा पूरी तरह गोलाकार नहीं है। चंद्रमा पर भी पर्वत हैं, समुद्र हैं। और उन्होंने अपनी पुस्तक सिडियस नंटियस जो 1610 में लिखी थी, उसमें इस सिद्धांत को है वो दिया था। उस समय के चर्च के पुजारियों को गैलीलियो जी का यह सिद्धांत अच्छा नहीं लगा और इस कारण उन्होंने गैलीलियो पर अत्याचार किए, कारावास भोगना पड़ा। लेकिन गैलीलियो चुप नहीं रहे और गैलीलियो ने लटकन के सिद्धांत का आविष्कार किया। उनसे पूर्व ये भी मानते थे कि गिरते हुए पिंड की गति उसके भार पर निर्भर करती है, अर्थात वस्तु जितनी वजनदार होगी वह उतनी ही तेज गति से गिरेगी। लेकिन गैलीलियो ने इस सिद्धांत को झूठा साबित किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने सिद्ध किया कि गिरते हुए पिंड की चाल उसके भार पर नहीं अपितु दूरी पर निर्भर करती है, अर्थात वह वस्तु जितनी दूरी से गिरती हैं इतनी तेजी से पृथ्वी पर आती हैं।
गैलीलियो ने पेंडुलम की खोज की, जो पेंडुलम आगे चलकर दीवार घड़ी बनाने में काम आया था। इसके अलावा वॉल हेलमोट, रॉबर्ट बॉयल जैसे विद्वानों ने भी अपने वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से वैज्ञानिक क्रांति में योगदान है वो दिया था। उस समय यूरोप में इनके अलावा बेकन, देकार्ते द्वारा भी प्राचीन रूढ़ियां, अंधविश्वास पर कुठाराघात किया। उन्होंने बार बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने, समझने, परीक्षण, निरीक्षण, जांच आदि पर बल दिया था। इसी तरह रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने भी वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना शुरू किया था। इसकी स्थापना 1662 में हुई। सोसाइटी की साप्ताहिक बैठकों में वैज्ञानिक, गणितज्ञ, व्यापारी, कुलीन, पादरी आदि सभी वर्ग के लोग आते थे और अपने प्रारंभिक दिनों में रॉयल सोसाइटी ने अपने क्रियाकलापों को बहुत हद तक बेकन के विचारों के अनुरूप ढाला था और इसका नतीजा हुआ कि उसमें लोगों में विशेष जन जागृति देखने को मिली थी। वैज्ञानिक प्रगति में नए नए अस्त्र शस्त्रों, यंत्रों और उपकरणों का भी योगदान है वो रहा था। इस तरह हम मान सकते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण से वैज्ञानिक क्रांति बढ़ी। विभिन्न विद्वानों ने वैज्ञानिक सोच के आधार पर सोचना शुरू किया, सिद्धांत दिए, अंधविश्वास दूर हुए और विज्ञान में प्रगति है वो हुई थी। थैंक यू।